वेलकम टू एनएस लर्निंग। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी। और ये जो टॉपिक है इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज ये टॉपिक हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। और आजकल जो साइबर क्राइम है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि ईमेल या फिर आपके फ़ोन नंबर की मदद से वो क्या करते हैं, आपको किसी बैंक या सरकारी एजेंसी का कर्मचारी बताते हैं या क्लाइंट बताते हैं और लोगों को झांसे में लेकर डिटेल मांग लेते हैं। और कुछ लोग अपनी पर्सनल जानकारी उन्हें धोखे से दे देते हैं और इस तरीके से उनका जो अकाउंट है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो समझ गए होंगे आप लोग हम किस बारे में बात कर रहे हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। और अभी ये जो जालसाजी है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। हो सकता है कि जो साइबर चोर हैं उनका अगला टारगेट आप हों, इसीलिए इन बातों का रखेंगे ध्यान तो सुरक्षित रहेगा आपका बैंक खाता। तो आइए जानते हैं किस प्रकार आप उन चोरों से बच सकते हैं। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से अलग अलग टेक्निक्स को जानने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डेबिट क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, बैंक या डाटा आदि से संबंधित जो धोखाधड़ी है वो किस में आती हैं। चाहे डेबिट कार्ड से रिलेटेड है, चाहे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है, या फिर कोई डिटेल्स है ना, बैंक से संबंधित है, कोई डेटा आपका चुराना चाह रहा है, तो ये सारी की सारी धोखाधड़ी किससे संबंधित होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक टर्म होती है फिशिंग। आपने FISHING यानी कि ये फिशिंग तो सुना ही होगा। इसमें फिशिंग का मतलब ये होता है कि धोखे से मछलियों को पकड़ा जाता है जाल बिछाकर। सेम वही चीज़ यहाँ पर डिजिटल तरीके से हम लोगों के साथ में की जाती है। ठीक है, तो फिशिंग के अंदर क्या होता है, आपके पास किसी न किसी व्यक्ति का मैसेज या फिर कॉल आता है। ठीक है, वो अपने आप को एक बहुत ही फेमस कंपनी से बताता है। इससे क्या होता है, अगर वो आपको बताएगा कि मैं किसी इस पर्टिकुलर फेमस इंस्टीट्यूट से बात कर रहा हूँ, सपोज आपको कोई कहता है कि मैं ICICI जो बैंक है उससे बात कर रहे हैं हम, तो आपको एक बार के लिए उसके ऊपर विश्वास हो जाएगा। वो आपको कैसे न कैसे करके विश्वास दिला देगा। उसके बाद वो क्या करेगा, आपकी बैंक डिटेल्स जानने का प्रयास करेगा। ठीक है, और फिर जैसे ही वो आपके अकाउंट से कुछ पैसे लेना चाहेगा तो उसमें आपके पास एक OTP आएगा, तो वो भी आपसे जानने का प्रयास करेगा। या फिर उनकी कुछ क्लोनिंग टेक्निक होती है, फ्रीज कर देते हैं वो। इस तरीके से सारी जानकारियां हासिल करने का वो प्रयास करते हैं और मैक्सिमम टाइम वो सफल भी हो जाते हैं। क्योंकि जब तक एक आम आदमी ने इन चीज़ों के बारे में नहीं सुना होता है, उन्हें ये पता नहीं रहता है, तो ये होने के बाद ही लोगों की जागरूकता बढ़ती है। तो यदि आप लोग इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो अननोन व्यक्ति को ध्यान रखें, वो क्या कह रहा है उसकी बातों पे गौर करें, वो क्या आपसे मांगना चाह रहा है। कोई अननोन लिंक वो आपको सेंड करता है तो उस पर कभी भी क्लिक ना करें। कभी भी कोई बड़ी संस्था जैसे कि बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया, वहाँ से आपको कभी आगे से कॉल करके ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है, उसका पासवर्ड क्या है। ऐसी जानकारी फ्रॉड व्यक्तियों के द्वारा ही मांगी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले एंटीवायरस का क्या नाम था। तो देखिए, हमें ये समस्या होती है कि हमारा जो कंप्यूटर है उसमें वायरस आ चुका है। अब ये पता कैसे चलता है कि आप जब इस पर काम कर रहे हैं तो उसकी गति जो होती है वो बहुत ही स्लो होती है, बहुत ही देरी से जो वेबसाइट्स है वो लोड हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा संदेह होता है कि इसमें कोई वायरस ना घुस गया हो। तो ऐसे में आपको अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए प्रिकॉशन के तौर पर एक एंटीवायरस जो है वो उसमें फीड करना होता है। ठीक है, दिस इज एंटीवायरस, जो वायरस को क्या करे, प्रिवेंट, रोकने का काम करे आपके कंप्यूटर सिस्टम में। सो एंटीवायरस, पहले एंटीवायरस का क्या नाम था, इसका नाम था रीपर। और आजकल जो लोग अपने कंप्यूटर, अपने PC के अंदर जो एंटीवायरस डलवाते हैं उनमें उनके कुछ उदाहरण जैसे कि नॉर्टन, NORTON। ठीक है, इसी के साथ AVAST, ये चीज़ें आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में देखी होगी या डलवाई होंगी। अब एंटीवायरस के जनक कौन थे, यानी कि फादर ऑफ एंटीवायरस आप बोल सकते हैं। तो इनका जो नाम है वो क्या है, जॉन मैकेफी। जॉन मैकेफी इनका नाम है, एंटीवायरस के जनक हैं। चलिए आपको थोड़ा सा इसे लर्न करवाने का ट्राई करते हैं। देखिए, आप अगर यदि एक कोई पर्सनल कंप्यूटर रखते हैं, अपना कोई लैपटॉप रखते हैं और आपको उसके अंदर कोई एंटीवायरस डलवाना है, तो हम लोग पहले क्या सोचते हैं कि कोई ऐसा एंटीवायरस हो जो हमें फ्री में मिल जाए यार, है ना, परचेज ना करना पड़े। तो फ़ी से क्या हो जाएगा, फ्री।
तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, फ्री में एंटीवायरस अपने सिस्टम में डलवाना चाहते हैं। तो ये जो फ्री टर्म है, इससे आप मैकेफी जोन सा फ्री हो वैसा एंटीवायरस आप डाल दीजिए। ठीक है। मॉलवेयर का एक प्रकार जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ की निगरानी रखता है ना, आप क्या ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसकी निगरानी रखता है, साथ ही कुकीज़ को भी वो ट्रैक करता है। तो ऐसा मॉलवेयर कौन सा है आपको ये बताना है। एक तरीके से ये एक किसी समथिंग टर्म की डेफिनेशन है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो निगरानी रखता है वो क्या होता है, स्पाई होता है। जो निगरानी रखता है वो क्या होता है, जासूस। तो आपको इस तरीके से स्पाईवेयर नाम याद में रखना है। मॉलवेयर का एक प्रकार जो उपयोगी प्रतीत होता है, मतलब हमें सिर्फ प्रतीत होता है, सीम्स, ठीक है, प्रतीत होता है यानी कि केवल सीम्स होता है, ठीक है, लेकिन असल में आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है। हमें लगता है कि हमारे लिए तो यूज़फुल है, लेकिन एक्चुअल में वो यूज़फुल होता नहीं है, हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। तो ऐसा जो मॉलवेयर है उसका क्या नाम है? द आंसर इज़ ट्रोजन हॉर्स। तो इसका यूज़ किसके द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे, इसका जो यूज़ है ऑब्वियसली हैकर के द्वारा ही किया जाएगा। और ये हैकर किस लिए यूज़ करता है, ताकि पासवर्ड को चुराया जा सके या फिर तोड़ा जा सके, इसीलिए ट्रोजन हॉर्स का उपयोग किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें आईपी एड्रेस बदलने की या प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। आईपी एड्रेस आप लोग समझते हैं, हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें इसे बदलने की कोशिश की जाती है? तो उसका जो नाम है आप लोग याद रखें, इसे बोलते हैं पैकेट स्पूफिंग। क्या कहलाता है ये? पैकेट स्पूफिंग कहलाता है, जिसमें आईपी एड्रेस को या तो चेंज किया जाता है या फिर उसे गेट करने की कोशिश की जाती है। अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जो क्या हो, खुद की कॉपी हो, ठीक है। रेप्लिकेटिंग का मतलब प्रतिलिपि की तरह जो होता है। ओके, सो अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, ये क्या होता है, इसका नाम होता है रूट किट्स। और ये जो रूट किट्स हैं, व्हाट इज दिस? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ स्पाईवेयर। तो आप लोग जब रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम की बात हो तो रूट किट्स याद रखेंगे। और रूट किट्स क्या है? इट्स एन स्पाईवेयर। एन इंटरनेट फ्रॉड इन विच यूज़र इज़ कन्विंस्ड टू पे, ठीक है, यूज़र को पे करने के लिए कन्विंस कर दिया जाता है। फॉर अ फेक मॉलवेयर रिमूवल टूल, किसके लिए? कि आपके कंप्यूटर में एक गलत मॉलवेयर टूल लगा हुआ है, उससे आपको हटाना है, जबकि वो क्या होता है, सही होता है, ठीक है। एंड दीज टूल्स इंस्टॉल्स मॉलवेयर ऑन योर कंप्यूटर। ओके, स्टोरी समझ में आई? एक बंदा है और एक बंदा है कंप्यूटर के साथ में यहाँ पर बैठा हुआ है। अब ये इसको क्या बोलता है कि आपके कंप्यूटर में जो मॉलवेयर है वो फेक है, यानी कि वो सही नहीं है, उसकी वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन चुराई जा रही है, ठीक है। ये फ्रॉड है, आप ये ध्यान में रखना, ये फ्रॉड बंदा है, ये इसको ऐसा बोल रहा है कि फेक जो है, ये आपका मॉलवेयर फेक है और आपकी इन्फॉर्मेशन चुराई जा सकती है या चुराई जा रही है। तो आप एक काम कीजिए कि ये वाला मॉलवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कीजिए। ओके, तो ये बंदा क्या होता है, इसकी बात को सही समझता है और इस वाले मॉलवेयर को यहाँ से हटा करके ये नया वाला मॉलवेयर जो कि इस फ्रॉड के द्वारा दिया जाता है वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेता है। तो ये जो चीज़ है, ये जो इस नासमझ बंदे के साथ में फ्रॉड हुआ है, वो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं ROGUE, रॉक। और यदि आप रॉक का हिंदी अर्थ जानना चाहें तो इसका मीनिंग होता है दुष्ट। क्या होता है? दुष्ट। ओके, ROGUE। क्वेश्चन देखिए, मॉनिटरिंग करना, गैदर करना और कैप्चर करना इज द पार्ट ऑफ, किसके पार्ट होते हैं ये? तो ये किसके पार्ट होते हैं? पैकेट स्नूपिंग के पार्ट होते हैं। वो याद रखिए, पैकेट स्नूपिंग में क्या होता है, एक तो होती है मॉनिटरिंग, आपके ऊपर निगरानी रखी जाएगी, फिर गैदर, डेटा कलेक्ट किया जाएगा, है ना, कैप्चर किया जाएगा, इज द पार्ट ऑफ, इसे बोलते हैं पैकेट स्नूपिंग। हॉट साइट, कोल्ड साइट एंड वार्म साइट किसके प्रकार हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा, ये रिकवरी साइट के प्रकार होते हैं। रिकवरी साइट।
यूज़र नेम, पासवर्ड को हैक करना, अभी हमने देखा था कि किस तरीके से क्या करते हैं हैकर्स, है ना। और देखिए लॉजिक क्रेडेंशियल्स को भी हैक किया जाता है तथा क्लोन वेबसाइट्स का उपयोग किया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, अगेन ये फिशिंग में ही होती हैं, ठीक है। इसे थोड़ा सा टेक्निकली बोला गया है और हमने पहले नॉर्मल बोला था अपनी लैंग्वेज में। सो दिस इज कम्स अंडर फिशिंग। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा वायरस जो किसी एंटीवायरस प्रोग्राम को ही क्या कर दे, डिलीट कर दे। भाई हम सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए हमारे पर्सनल कंप्यूटर में, लैपटॉप्स में एंटीवायरस करवाते हैं लोड, ठीक है, लेकिन उसको ही डिलीट कर देते हैं, ऐसे भी वायरस होते हैं। तो इनका क्या नाम होता है, याद रखिएगा, इसका नाम होता है रेट्रो वायरस। दिस इज कॉल्ड रेट्रो वायरस। फिल इन द ब्लैंक मीन्स दैट डेटा मस्ट अराइव एट द रिसीवर, ठीक है। रिसीवर के पास में डेटा बिल्कुल अराइव होना चाहिए, मिल जाना चाहिए, एग्जैक्टली एज दे वर सेंट, जिस तरीके से वो भेजे गए थे, सेम टू सेम डिट्टो उसी तरीके से मैसेज पहुंच जाना चाहिए। लाइक दिस इज सेंडर, यहाँ से इसने क्या किया, एक मैसेज पास किया और ये मैसेज रिसीवर को कैसे मिलना चाहिए, एज इट इज़, जैसे कि ये भेजा गया था, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इसे कहते क्या हैं, इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये कहलाती हैं मैसेज इंटीग्रिटी। मैसेज इंटीग्रिटी, ओके। अगला कुछ टर्म देखिए, इंश्योर्स दैट मैसेज हैज़ बीन सेंड बाय अ जेन्युइन आइडेंटिटी एंड नॉट बाय एन इम्पोस्टर। जेन्युइन आइडेंटिटी के द्वारा मैसेज सेंड किया गया है, ठीक है। ये इंश्योर कौन करता है, इसका आंसर हो जाएगा मैसेज ऑथेंटिकेशन। इज़ अ मैथमेटिकल स्कीम, जब भी मैथमेटिकल स्कीम की बात होगी तो इसका आंसर क्या होगा, मैं अभी आपको बताती हूँ। क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। फॉर वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ डिजिटल मैसेजेस, डिजिटल मैसेजेस में ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने के लिए एक मैथमेटिकल स्कीम होती है, और डॉक्यूमेंट्स, या तो मैसेज होंगे या डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको वेरीफाई करना है मैथमेटिकली, तो उसे क्या बोलते हैं, तो ये होता है अ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर, एज इट इज़ एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एन अनवांटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है, अनवांटेड, दैट infiltrates your computing device, stealing your internet uses data and sensitive information। क्या कर रहा है, वो आपके कंप्यूटर से इंटरनेट यूजेस डेटा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील कर रहा है, चुरा रहा है। ऐसा जो सॉफ्टवेयर है अनवांटेड, वो कौन सा है, उसे बोला जाता है स्पाईवेयर। इसी तरीके से आपकी ईमेल आईडी तो होगी ही। अब आपके जब मेल्स आते हैं तो कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जिसे आप नहीं चाहते हैं, या फिर कुछ इलीगल टाइप के होते हैं, है ना, उस पर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन या फिर भड़काऊ इन्फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे जो ईमेल मैसेज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दैट इज़ स्पैम मैसेज। A person who used his skill to find loopholes and vulnerabilities of a system and patch those vulnerability and enhance robustness and security, यानी कि एक अच्छा टाइप का यूज़र होता है, ठीक है। वो अपनी स्किल को कहाँ पर यूज़ में करता है, सिस्टम को सही करने में, सिस्टम की कमियाँ दूर करने के लिए। तो वो जो पर्सन होता है वो क्या कहलाता है, मतलब एक तरीके से वो पर्सन जिसको नॉलेज तो है लेकिन पॉजिटिव वे में वो वर्क करेगा। तो जो पॉजिटिव वे में वर्क करता है वो होता है वाइट हैट हैकर। वो कौन हो जाएगा, वाइट हैट हैकर। इसी तरीके से ब्लैक वाला होता है, तो वाइट वाला तो पॉजिटिव वे में काम करता है, और जो ब्लैक हैट हैकर होगा वो नेगेटिव वे में काम करता है, ठीक है। वन हु अटेम्प्ट्स टू एक्सेस अ कंप्यूटर विदाउट अथोराइजेशन, जो किसी का कंप्यूटर बिना अथोराइजेशन के, बिना परमिशन के, ठीक है, फॉर मैलिशियस पर्पज़, वो भी गंदे काम के लिए, है ना, बुरे काम के लिए, मतलब आपको कुल मिलाकर के धोखा देने वाला जो इंसान है, जो नेगेटिव वे में वर्क कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, ब्लैक हैट हैकर। कंप्यूटर वायरस जो होता है वो किस प्रकार का होता है, सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, या उसका और कोई टाइप होता है, तो याद रखिएगा ये एक सॉफ्टवेयर ही होता है। एक अच्छा क्वेश्चन है कि वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, वायरस की भी एक फुल फॉर्म होती है, तो देख लेते हैं हम, VIRUS, ठीक है,
V का मतलब होता है वाइटल, I का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन। R का मतलब होता है रिसोर्सेस, R मीन्स रिसोर्सेस। U का मतलब होता है अंडर और S का मतलब होता है साइज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर साइज। आफ्टर कंप्लीटिंग वन लाइनर्स अब हम आ चुके हैं ऑप्शनल क्वेश्चन पे, MCQs पे। ठीक है, सो नेम द हैकर हु ब्रेक्स द अपोनेंट सिस्टम। तो सबसे पहला सिस्टम था ये, है ना। तो इसको किसने हैक किया था? बहुत ही बड़ा आदमी होगा जो सबसे पहले ये काम किया। ओके, तो जो हैकर है उसका क्या नाम था? उसका नाम था केविन पॉल्सन। इज द ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक्स यूज्ड बाय हैकर्स टू मेक फ्री कॉल्स। बहुत सारे हैकर ऐसे होते हैं जो कि फ्री में कॉल करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोगों को कॉल करनी पड़ती है। तो ये एक ओल्डेस्ट टाइप का फ़ोन हैकिंग टेक्निक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे कि अभी आप रिचार्जेस करवाते हैं तो उनको रिचार्ज करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? फ्रीकिंग। इसे क्या बोला जाता है? फ्रीकिंग। तो इससे आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं फ्री से फ्रीकिंग। What is the one thing that all hackers were fond of or find interests in? Okay, so right answer is what? B. Voracious thirst for knowledge. आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इसका हिंदी अर्थ कि वन थिंग दैट, जो पुराने हैकर्स हुआ करते थे उन्हें किस चीज़ का शौक था, तो वो थे वोरेशियस थर्स्ट फॉर नॉलेज, यानी कि उनको नॉलेज की बहुत एक भूख थी, एक बहुत ही ज़्यादा प्यास नहीं होती है यार, अब नहीं रहा जा रहा है, तो उनको नॉलेज गेन किए बिना नहीं रह सकते थे वो लोग। तो बहुत ही डीप में नॉलेज वो ज्ञान प्राप्त करते थे और क्या करते थे, इस तरीके से हैकिंग का वर्क किया करते थे। फ्रॉम वेयर द टर्म हैकर फर्स्ट केम टू एग्जिस्टेंस। कहाँ से एग्जिस्टेंस में आया ये हैकर वर्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा MIT से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टक्सनेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वॉर्म। तो ये जो है कब आया था? 2010 में आया था। बहुत ही पावरफुल है ये। और ये कैसे फेमस हुआ? क्योंकि ये जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया गया था, उसको भी इसने क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया था, उसको तोड़ फोड़ दिया था। तो याद रखिए ये कहाँ पर मेनली टारगेट करता है? जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स होते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, उनको ये टारगेट करता है सिस्टम में। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर और पावरफुल वॉर्म है। What is the existence of weakness in a system or network is known as? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? vulnerability, existence of weakness in a system और नेटवर्क। ठीक है, जो वीकनेस होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है vulnerability। ठीक है, ये क्या करता है? अटैक को होने देगा, उससे लड़ नहीं पाएगा। तो जो अटैकर हैं वो क्या कर सकते हैं? यहाँ पर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ वीकनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। का क्या ऑब्जेक्ट होता है? फर्स्ट देखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, बी है इंटीग्रिटी, सी है अवेलेबिलिटी और डी है ऑल ऑफ द अबव। सो ऑब्वियसली नेटवर्क सिक्योरिटी का ऑब्जेक्ट यही होता है, तीनों के तीनों। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, ऑल ऑफ द अबव। अब ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, अवेलेबिलिटी क्या होता है? देखिए, इसका ये मतलब होता है कि सपोज़ कोई कंपनी है, उसकी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। जनरली होता तो यही है कि जितनी भी कंपनीज़ या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जिनकी कोई वेबसाइट है, कोई सर्वर है, वहाँ पे जो उन्होंने अपना डेटा रख रखा है वो कोई भी देख ना पाए, कोई छुरा ना पाए, कोई अनवांटेड एक्सेस ना कर पाए, उसी को ही क्या बोला जाता है? कॉन्फिडेंशियलिटी। यानी कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेफ़ रहनी चाहिए। अब इंटीग्रिटी क्या होता है? जब आप अपने डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेज रहे हैं तो उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे, उसमें कोई चेंजेस ना हो, डेटा की जो एक्यूरेसी है, कंसिस्टेंसी है, वो वहाँ पर बनी रहे। ठीक है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, कोई अनऑथोराइज्ड इंडिविजुअल जो है बीच में कुछ कर ना पाए, दैट इज़ इंटीग्रिटी।
अवेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि सपोज़ कोई कंपनी है, वहाँ पर कोई डेटा है सुरक्षित रखे हुए हैं सर्वर के अंदर, तो कंपनी का ही कोई एम्प्लॉई है या फिर कोई जो भी लॉजिकल बंदा है, लीगल बंदा है, वो उसको आराम से क्या कर सके, एक्सेस कर सके, जब चाहे तब उसे यूज़ कर सके डेटा को। तो ये होती है अवेलेबिलिटी। Which of the following is defined as an attempt to steal, spy, damage or destroy computer systems, networks or their associated information? साइबर अटैक बोला जाता है इसे, कंप्यूटर सिक्योरिटी बोलेंगे। जब स्टील हो रहा है डेटा तो सिक्योरिटी की तो बात ही नहीं है। क्या ये क्रिप्टोग्राफी है? बिल्कुल नहीं। क्या ये डिजिटल हैकिंग है या साइबर अटैक है? बताइए इसे क्या बोला जाएगा? तो इसका बिल्कुल सूटेबल जो आंसर है वो होगा ए, साइबर अटैक इसे बोला जाता है। डिजिटल सर्टिफिकेट्स अलाउ अ यूजर टू वेरीफाई टू whom a certificate is issued as well as its issuer. Digital certificates are used by SSL for public key cryptography. पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूजेस 2 कीज। कौन कौन सी 2 की होती है? एक तो होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक। सो हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? इससे पहले ये जो अभी हमने पढ़ा ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ये आपके नॉलेज के लिए कुछ बात थी कि जो क्रिप्टोग्राफी होती है उसमें कौन कौन सी कीज़ होती हैं। 2 कीज़ होती हैं, एक प्राइवेट होती है और एक पब्लिक होती है। और डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है, ठीक है, और ये क्या करता है, यूज़र को क्या अलाउ करता है ना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? कंप्यूटर सिक्योरिटी के फादर जो है वो कौन कहे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अगस्त कैरकॉफ्स। अगस्त कैरकॉफ्स, ओके, याद रहे। फायरवॉल्स आर यूज्ड फॉर, किस लिए यूज़ में लिए जाते हैं फायरवॉल्स? ठीक है, राउटिंग, सिक्योरिटी, टनलिंग या कंजेशन कंट्रोल। सो राइट आंसर इस सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल्स का यूज़ किया जाता है। द टाइप्स ऑफ थ्रेड्स टू द सिक्योरिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और अ नेटवर्क आर। ठीक है, इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? ए, इंटरप्शन हो सकता है, क्या आपके काम में बाधा डाल रहा है बीच बीच में? बिल्कुल हो सकता है इंटरप्शन। बी देखिए इंटरसेप्शन, बिल्कुल ये भी हो सकता है। ठीक है, सी देखिए मॉडिफिकेशन, चेंजेस हो सकते हैं थ्रेड्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्रिएशन, क्या वो कुछ क्रिएट करके जाएगा? क्या वो फैब्रिकेशन होगा? तो याद रखिएगा ए, बी, सी और ई, ये चारों ही क्या है, थ्रेड्स के टाइप्स हैं। ठीक है, इंटरप्शन, इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन एंड फैब्रिकेशन। द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ डेटा इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच लेयर? कौन से लेयर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेटा को इंक्रिप्ट करे, डिक्रिप्ट करे? सो राइट आंसर इज प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, ये क्या करती है, ये मेंटेन करती है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्टली पहुंच सके सेंडर के पास में। तो एक तरीके से इंक्रिप्शन का जो काम है वो इस प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा किया जाता है, और जो डिक्रिप्शन का काम है वो कहाँ पर होता है? रिसिपेंट के पास में होता है, जहाँ पर इसे भेजा जा रहा है। व्हाट इज़ द पोर्ट नंबर फॉर HTTPS, HTTP सिक्योर? जो वीडियो लेक्चर थे उसके अंदर हमने देखा था कि अलग अलग प्रोटोकॉल्स के लिए कौन कौन से पोर्ट यूज़ में लिए जाते हैं। तो HTTP का जो पोर्ट है वो होता है क्या? 443। देखिए इसमें डबल टी आ रहा है तो इसमें 444 आ रहा है, जस्ट फॉर कनेक्टिंग मैं आपको बता रही हूँ कि HTTP 443 transforms the message into a format that cannot be read by hackers। ठीक है, ये आप जब रीजनिंग में इनपुट आउटपुट पढ़ते हैं तो कुछ उस टाइप का है कि किसी भी चीज़ को आप किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में चेंज किया है आपने। सपोज़ आपको भेजना इनपुट है लेकिन आप हैकर को पता ना चले तो आपने इसके वर्ड्स इधर उधर कर दिए हैं। ठीक है, वापस ये चीज़ जो है जहाँ पर रिसिपेंट है, जिस पर्टिकुलर बंदे को पहुँचना है रिसीवर को, वहाँ पर जा कर के वापस ये क्या बन जाए, इनपुट की फॉर्म में ही वापस आ जाए स्पेलिंग। तो ये चीज़ें होती है यहाँ पर। तो इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, जिसमें दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर दिया जाता है मैसेज को ताकि कोई बीच में हैक ना कर पाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है इंक्रिप्शन। द अटैचेस
itself to executable files and replicates itself when the infected program is executed, looking for other executable files to infect. So what is the right answer here? This is C, parasitic virus. Next one is, which of the following is not a type of firewall? A, proxy firewall. B, stateful. C, stone. D, पैकेट. सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ध्यान रखिएगा, डी होगा, यानी कि ये टाइप नहीं होता है फायरवॉल का, बट प्रॉक्सी, स्टेटफुल एंड स्टोन जो है ये फायरवॉल के ही टाइप्स हैं. अ प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर्स एट द, कहाँ पर फिल्टर होता है? लेयर आपको पता होनी चाहिए. प्रॉक्सी को रिलेट करना है आपको फिजिकल से, पी. प्रॉक्सिकल को रिलेटेड करना है आपको किससे? फिजिकल लेयर से. ओके, यहाँ पर फिल्टर होता है. अगला देखिए, पड़ोसी देश. वायरस नॉन एज पाकिस्तानी वायरस एंड ऑल्सो डेवलप्ड बाय पाकिस्तानी ब्रदर्स. कौन सा वायरस है ये? स्कॉर, प्रैन, लिहाई या ऑल ऑफ द अबाउ? सो राइट आंसर इज प्रैन वायरस. Fill in the blank is an application that capture data packets which can be used over the network. So what is the right answer here? Option number C, packet sniffer. इसे क्या बोला जाता है? पैकेट स्नीफर बोला जाता है. एक प्रकार का एक एप्लीकेशन होता है जो कि क्या करता है? कैप्चर कर लेता है डेटा पैकेट्स को. जैसे कि आप देखते हैं टीसीपी क्या करता है, एक जो मैसेज होता है, डेटा होता है, उसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके आगे जो है ट्रांसमिट करवाता है टीसीपी. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर बीच में होता क्या है, ये जो डेटा पैकेट्स हैं उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है बीच में ही, कहीं पर रिसीवर तक जाने से पहले ही. तो इसे क्या कहा जाता है? पैकेट स्नीफर कहा जाता है. टेक्नोलॉजी नो लॉन्गर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट, अवेलेबल टू एवरीवन, इज कंसिडर्ड टू बी. ठीक है, जो टेक्नोलॉजी प्रोटेक्टेड नहीं होती हैं कॉपीराइट के द्वारा, तो वो जो कि सबको अवेलेबल होती है उसे क्या कहा जाता है? सो ऑप्शन नंबर ए, प्रोप्राइटरी. ऑप्शन नंबर बी, ओपन. ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेरिमेंटल. और ऑप्शन नंबर डी, इन द पब्लिक डोमेन. सो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रोप्राइटरी इसे कहा जाता है. व्हाट इज़ बैकअप? बैकअप होता क्या है? तो ये होता है प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम कॉपिंग इट फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स. ठीक है, अब आप इसको कैसे समझ सकते हैं? आपके पास पहले कोई और मोबाइल था, अब आपने नया परचेस किया है, तो आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है इस मोबाइल के अंदर आ जाती हैं जो इस मोबाइल के अंदर हुआ करती थी. तो ये क्या है? बैकअप ही तो है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट. किसके अलावा? सभी के सभी जो हैं वो रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क के एग्जाम्पल हैं. तो क्या होगा? हैकर्स, स्पैम, वायरसेस और आइडेंटिटी थ्रेट. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्पैम. फायरवॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट. किसके अगेंस्ट ये अपने को प्रोटेक्ट करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनऑथोराइज्ड अटैक्स. चलिए बैकअप को हिंदी में पढ़ लिया जाए कि क्या होता है. तो मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा का संरक्षण करना ही क्या होता है? बैकअप कहलाता है ना. आपकी जो भी ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट है उसको कॉपी किया जाता है, लेकिन किसी अलग जगह पर कॉपी किया जाता है. एक पर्टिकुलर उसका कोई डेस्टिनेशन होता है, वहाँ पे सारे बैकअप आकर के कॉपी होते रहते हैं और इस तरीके से डेटा को क्या किया जाता है? सिक्योर किया जाता है. तो ये होता है बैकअप. एक कंप्यूटर वायरस द्वारा हार्ड डिस्क के किस हिस्से को प्रभावित करने पर हार्ड डिस्क पूर्ण रूपेण क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है. किस हिस्से को प्रभावित करते हैं उसके अंदर? तो ये होता है बूट सेक्टर. यदि आपका कंप्यूटर खुद को रीबूट करता रहता है तो क्या संभावना होती है ऐसी स्थिति में? इसका मतलब तो यही हो गया कि ये सही नहीं है, इसको ये बीमार हो गया है ना. तो ये क्या है? इसमें इसके अंदर वायरस घुस चुका है, खुद को ही रिबूट कर रहा है अपने आप से. तो क्या हो जाएगा? ये इसमें वायरस है. एंटीवायरस का क्या काम होता है? चलिए देख लेते हैं ये भी हिंदी के अंदर. ये क्या करता है? कंप्यूटर के वायरस खोजकर उन्हें नष्ट कर देता है. फाइल वायरस से क्या तात्पर्य है? फाइल वायरस जो हैं ये फाइलों में प्रवेश कर जाते हैं और फाइलों को इन्फेक्टिव कर देते हैं. स्पाईवेयर क्या है? अभी तक हमने इंग्लिश में पढ़ा था, आप थोड़ा हिंदी में देख लीजिए कि यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में गुप्त रूप से डाला जाता है. स्पाई है ना, तो गुप्त रूप से ही डाला जाएगा और यह कंप्यूटर को पूरी तरीके से क्या करता है? कंट्रोल में ले लेता है. ऐसे वायरस जो वैध प्रोग्राम की तरह होते हैं
और कुछ काम करते हैं, है ना। पहले तो वैध प्रोग्राम की तरह होते हैं, कुछ काम करते हैं और डेटा की क्षति होती है, लेकिन उससे क्या होता है, डेटा की क्षति होती है, तो उसे क्या कहते हैं, इन्हें बोलते हैं ट्रोजन्स। रेड डॉप्स किस प्रकार का वायरस है, ठीक है। रेड डॉप्स किस प्रकार का वायरस है, डेटा फाइल, एक्सकॉम, डायरेक्टरी, बूट सेक्टर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूट सेक्टर वायरस। कंप्यूटर शब्दावली में वायरस के आतंक को क्या नाम दिया गया है, ठीक है, तो इसे दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म। कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा नियमों में से कौन सा उपाय नहीं है, ठीक है। 3 तो है और चौथा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बी हो जाएगा। देखिए, बिना स्कैन किए किसी भी फ्लॉपी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सही बोल रहा है ना ये। देखिए, किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन किए करना चाहिए, ये गलत बोला ना इसने कि बिना स्कैन किए करना चाहिए, जबकि बाहरी है तो उसको और ज़्यादा स्कैनिंग होनी चाहिए उसकी। सो राइट आंसर इज बी। अगला देखिए, अपनी फ्लॉपी डिस्कों को राइट प्रोटेक्ट लगाकर कहीं बाहर प्रयोग करना चाहिए और कंप्यूटर को ऑन करने के बाद स्कैन करना चाहिए। ऐसे कई सुरक्षा उपकरण हैं जिनका प्रयोग व्यक्तियों को आपके सिस्टम का शोषण करने से रोकने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका फायरवॉल के संयोजन से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फायरवॉल के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉक्सी सर्वर। अगेन फायरवॉल आ गया, तो आप फायरवॉल इतनी बार पढ़ लिया, अब तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलने चाहिए, ठीक है। ये क्या करता है, सिस्टम को हैकरों से बचाता है, हैकर्स जो होते हैं उनसे बचाता है। इस प्रणाली में महत्वपूर्ण डेटा को एक से अधिक स्थानों पर संग्रहित किया जाता है, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था, क्या है ये, बैकअप। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। साइबर अपराध क्या होता है, तो ये कंप्यूटर की दुनिया में होने वाले अपराध होते हैं। प्रथम बूट सेक्टर वायरस कौन सा है, तो ये है सी ब्रैन। वायरस सिग्नेचर का जो प्रयोग है वो किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका प्रयोग ए, वायरस पहचानने के लिए किया जाता है। निम्न में से कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरस कौन सा है, आपको ऐसे पहचान करना है, ठीक है। एंटीवायरस होता है क्या, वायरस मेल, जंक मेल, नो, दिस इज सेसर। अर्पानेट ने किस वायरस का पता लगाया था, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रीपर, क्योंकि सबसे पहले रीपर नाम का एक एंटीवायरस आया था। ये एंटीवायरस इसी के लिए आया था, क्रीपर के लिए। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग नवीनतम एंटीवायरस कौन सा है इनमें से, सो राइट आंसर ए हो जाएगा, एंटी स्पाईवेयर 2010। जहां वायरस सस्पेक्टेड फाइलों को रखा जाता है उस फोल्डर को क्या कहते हैं, सो हियर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दोनों ही, स्पैम मेल और जंक मेल, सो सी इज योर राइट आंसर। हार्ड डिस्क तथा डोस में पाया जाने वाला वायरस कौन सा होता है, ये बूट सेक्टर वायरस होता है, याद रखिएगा, हार्ड डिस्क और डोस से जुड़ा हुआ है। सबसे अधिक जो चर्चित वायरस है वो कौन सा है, सी ब्रैन। वीसेफ प्रोग्राम को चलाने के लिए क्या आवश्यक होता है, ठीक है, इसके लिए आवश्यक होता है रैम का भाग, यानी कि रैम इसमें ज़रूरी होती है। फ्राइडे 13 एंड 648 किसका उदाहरण है, तो वायरस का ही ये उदाहरण है। ली हार्ड वायरस किस फाइल को प्रभावित करता है, तो याद रखिएगा, जो ली हार्ड है वो command.com को प्रभावित करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला जो वायरस है वो कौन सा है, यह है मैक्रो वायरस। सबसे पहला कंप्यूटर वायरस जो था वो क्रीपर था, और सबसे पहला जो एंटीवायरस था वो था रीपर। क्रीपर और रीपर याद रखिए, रीपर एक क्या है, एंटीवायरस है, जबकि क्रीपर क्या है, एक वायरस है। एंटीवायरस क्या होते हैं, कंप्यूटर है, कंपनी नेम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है या प्रोग्राम कोड है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम कोड। आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। आप उसको जानते ही नहीं है तो आपको मतलब ही नहीं है फिर। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः है इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं वर्जन। बाहरी स्क्रीनिंग राउटर क्या कहलाता है, ये कहलाता है एक्सेस राउटर। आंतरिक स्क्रीनिंग राउटर को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं चौक राउटर। फायरवॉल के प्राइमरी एलिमेंट, प्राथमिक तत्व कौन कौन से हैं, एप्लीकेशन गेटवे होता है, बिल्कुल,
पैकेट फिल्टरिंग भी होता है एंड नेटवर्क पॉलिसी भी होता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी। एप्लीकेशन गेटवेज, पैकेट फिल्टरिंग एंड नेटवर्क पॉलिसी। फायरवॉल का उपयोग किसको बचाने के लिए? नेटवर्क को बचाने के लिए। अब देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो फायरवॉल है वो क्या है। आमतौर पे लोग हो सकता है कि सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर दें, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। हॉट स्पॉट क्या होता है? हॉट स्पॉट क्या होता है? किसी वेब पेज के लिंक का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। सो ऑप्शन ए इज़ राइट हियर, किसी वेब पेज के लिंक का विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो ये वीडियो समाप्ति की ओर अग्रसर होती हैं, समाप्त होती हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।